नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एग्जाम अफेयर्स में। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। ये वीडियो एनसीईआरटी और अन्य एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट बुक के शॉर्ट नोट्स पर आधारित है, जो आपको स्टेट पीसीएस और एक दिवसीय एग्जाम में बहुत ही लाभदायक होगा। अगर आपके पास कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अगर आप इस तरह के और भी वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। भूगोल और भूविज्ञान के इन विस्तृत नोट्स और अध्ययन सामग्री के इस गहन अध्ययन में स्वागत है। आज हमारा मकसद भी यही समझना है कि भारतीय उपमहाद्वीप का वो जमीनी ढांचा आखिर कैसे तैयार हुआ जिसे हम आज देखते हैं। आज जहां दुनिया के सबसे ऊंचे और बर्फ से ढके हिमालय पर्वत मौजूद हैं, वहां कभी टेथिस नाम का एक विशाल समुद्र लहरें मारता था। हिमालय की जगह कभी एक गहरा सागर हुआ करता था। मतलब ये बात स्पष्ट रूप से दिखाती है कि पृथ्वी का इतिहास कितना लंबा और कितना गतिशील रहा है। पृथ्वी की अनुमानित आयु लगभग 46 करोड़ वर्ष मानी गई है और इतने लंबे समय के पैमाने पर पृथ्वी की सतह कभी भी शांत नहीं रही है। तो मतलब हमेशा कुछ न कुछ उथल-पुथल चलती रही है। हाँ, इस पर हमेशा दो तरह के बल काम करते आए हैं। एक है अंतर्जनित बल, यानी पृथ्वी के भीतर मौजूद असीम गर्मी और दबाव से पैदा होने वाली ताकतें, जो सतह को ऊपर धकेलती हैं। और दूसरा है बहिर्जनित बल, यानी बाहर से काम करने वाले मौसम, हवा, बारिश और नदियों का प्रभाव, जो उन ऊंचे उठे हिस्सों को लगातार काटते और घिसते रहते हैं, है ना? एकदम सही। करोड़ों वर्ष पहले भारतीय प्लेट की जो भौगोलिक स्थिति थी, वो आज के स्थान से बिल्कुल अलग थी। हाँ। ये भूमध्य रेखा के काफी दक्षिण में स्थित थी। और सबसे दिलचस्प बात मुझे ये लगी कि ये कोई स्वतंत्र भूखंड नहीं था। बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत बड़ी ऑस्ट्रेलियन प्लेट का हिस्सा हुआ करता था। मतलब आज का भारत और ऑस्ट्रेलिया कभी एक ही विशाल महाद्वीपीय टुकड़े के रूप में आपस में जुड़े हुए थे। हाँ, करोड़ों वर्षों के दौरान पृथ्वी के आंतरिक बलों के कारण वो जो विशाल इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट थी वो बीच से टूट गई। और उसके टूटने के बाद भारतीय प्लेट की एक ऐतिहासिक यात्रा शुरू हुई। बिल्कुल, भारतीय प्लेट ने उत्तर पूर्व दिशा की ओर खिसकना शुरू कर दिया और ये गति इतनी धीमी थी कि साल में सिर्फ कुछ सेंटीमीटर का ही फासला तय होता था। यह गति भले ही धीमी थी, लेकिन इसका जो परिणाम हुआ वो बहुत ही प्रचंड था। भारतीय प्लेट उत्तर पूर्व की तरफ बढ़ती गई और फिर इसका सामना यूरेशियन प्लेट नाम के एक और विशाल भूखंड से हुआ। इस भीषण टकराव के कारण ही, जैसा कि हमने पहले कहा, टेथिस सागर का तल सिकुड़ने लगा, उसकी गाद और चट्टानें ऊपर उठने लगीं और उसी प्रक्रिया से अंततः हिमालय पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ। सही कहा। और इसी पूरी विवर्तनिक प्रक्रिया के आधार पर भारत के वर्तमान भूवैज्ञानिक खंडों का विकास हुआ है। इस संरचना और शेल समूहों की भिन्नता के आधार पर भारत को मुख्य रूप से 3 भौतिक खंडों में बांटा जाता है। पहला प्रायद्वीपीय खंड, दूसरा हिमालय और अन्य अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत, और तीसरा सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का विशाल मैदान। बिल्कुल, और इन तीनों खंडों की अपनी अलग पहचान और एक पूरा अलग इतिहास है। इस विभाजन को गहराई से समझने के लिए हमें सबसे पहले भारत के सबसे प्राचीन और स्थिर हिस्से पर ध्यान देना होगा, जो कि प्रायद्वीपीय खंड है। हाँ, यह खंड मुख्य रूप से नाइस और ग्रेनाइट जैसी अत्यंत प्राचीन चट्टानों से बना है। भूवैज्ञानिक समय सारणी में एक कैम्ब्रियन कल्प का जिक्र आता है, जो शायद आज से लगभग 50 करोड़ साल पहले का समय था। एकदम सही। उस प्राचीन काल से ही ये भूखंड एक अत्यंत कठोर और स्थिर खंड के रूप में अपनी जगह पर अडिग खड़ा है। ये जानना महत्वपूर्ण है कि नाइस और ग्रेनाइट आग्नेय और रूपांतरित चट्टानें हैं, जो बहुत ज्यादा गर्मी और दबाव से बनती हैं। हाँ, और ये चट्टानें इतनी सख्त होती हैं कि ये आसानी से टूटती या घिसती नहीं है। इसीलिए जब हिमालय का नमो-निशान तक नहीं था, तब भी ये प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी पर मजबूती से मौजूद था। जब प्रायद्वीपीय खंड का नाम आता है तो अक्सर दिमाग में केवल दक्षिण भारत के उस त्रिकोणीय हिस्से का ही विचार आता है। ज्यादातर लोग यही सोचते हैं। लेकिन अगर इसकी वास्तविक भौगोलिक सीमाओं को देखा जाए तो इसका विस्तार कहीं अधिक है। इसकी जो उत्तरी सीमा है वो बहुत ही कटी-फटी है। ये गुजरात के कच्छ क्षेत्र से शुरू होती है, अरावली पहाड़ियों के पश्चिमी किनारे से गुजरती हुई सीधे दिल्ली तक पहुंचती है। बिल्कुल। और वहां से ये यमुना और गंगा नदियों के समानांतर पूर्व की ओर बढ़ती हुई राजमहल की पहाड़ियों और अंत में गंगा डेल्टा तक जाती है। इसका सीधा मतलब ये है कि ये प्राचीन खंड केवल दक्षिण तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उत्तर भारत के एक बड़े हिस्से का आधार भी यही है। हाँ, और इस खंड के विस्तार को लेकर स्रोतों में एक और बहुत ही आश्चर्यजनक तथ्य सामने आया है। वो मेघालय वाले पठार की बात। हाँ, भूवैज्ञानिक दृष्टि से उत्तर पूर्व भारत का कार्बी एंग्लोंग और मेघालय का पठार भी इसी प्रायद्वीपीय खंड का ही एक पूर्वी विस्तार है। मतलब ये बात पहली बार में सुनने में थोड़ी अजीब लगती है, क्योंकि मुख्य प्रायद्वीप और इन उत्तर पूर्वी पठारों के बीच एक बहुत बड़ी भौगोलिक दूरी दिखाई देती है। बिल्कुल। यह एक तार्किक सवाल पैदा करता है कि अगर हम नक्शे को देखें तो मुख्य प्रायद्वीपीय पठार और मेघालय के बीच एक बहुत बड़ा मैदानी इलाका है, जिसमें पूरा पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश शामिल हैं।
इन दोनों के बीच कोई सीधा चट्टानी जुड़ाव नजर ही नहीं आता। तो फिर ये दोनों एक ही भूखंड का हिस्सा कैसे हो सकते हैं? क्या बीच की जमीन गायब हो गई? इस गुत्थी को सुलझाने के लिए हमें फिर से उन्हीं विवर्तनिक हलचलों को समझना होगा। पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा भ्रंश मौजूद है, जिसे मालदा भ्रंश कहा जाता है। भ्रंश यानी फॉल्ट? हाँ, भ्रंश या फॉल्ट का मतलब होता है पृथ्वी की पपड़ी में एक गहरी दरार, जहां जमीन का एक बड़ा हिस्सा खिसक कर नीचे धंस जाता है। अच्छा। तो जब भारतीय प्लेट खिसक रही थी और उसका टकराव हो रहा था, उसी दौरान ये मालदा भ्रंश बना और इसी भ्रंश ने मेघालय और कार्बी एंगलोंग के पठार को मुख्य छोटा नागपुर पठार से अलग कर दिया। तो बीच में एक दरार बन गई। हाँ, और फिर समय के साथ हिमालय और अन्य जगहों से बहकर आने वाली नदियों ने इस गहरी दरार को अपने द्वारा लाई गई मिट्टी और गाद से पूरी तरह भर दिया। मतलब आज जो सतह पर एक समतल मैदान लगता है, उसके जमीन के काफी नीचे वो पुरानी कठोर नाइस और ग्रेनाइट की चट्टान आज भी मौजूद है। और वही चट्टान उत्तर पूर्व को दक्षिण भारत के प्रायद्वीप से जोड़ती है। ये तो सच में अद्भुत है। और इसके अतिरिक्त पश्चिम राजस्थान का जो विशाल मरुस्थल है, वो भी मूल रूप से इसी प्राचीन प्रायद्वीपीय खंड के ऊपर ही बसा हुआ है। बिल्कुल। ये जानकारी तो इस पूरी भौगोलिक संरचना को देखने का नजरिया ही बदल देती है। राजस्थान का रेतीला मरुस्थल और मेघालय की हरी भरी पहाड़ियां, दोनों की बुनियाद एक ही प्राचीन चट्टान पर टिकी है। प्रकृति का अपना ही एक तरीका है चीजों को जोड़ने का। हाँ, अब अगर हम प्रायद्वीपीय खंड की कुछ और मुख्य विशेषताओं पर गौर करें तो ये पता चलता है कि विवर्तनिक क्रियाओं के कारण इसके पश्चिमी तट का कुछ हिस्सा जलमग्न हो गया है, यानी समुद्र में डूब गया है। लेकिन इसके बावजूद इसका वास्तविक आधार बहुत स्थिर है। इस क्षेत्र में अरावली, नल्लामाला, जवादी, वेलिकोंडा, पालकोंडा और महेंद्रगिरी जैसी पहाड़ियां पाई जाती हैं और स्रोतों में इन्हें अवशिष्ट पहाड़ियां कहा गया है। हाँ, अवशिष्ट का अर्थ है जो केवल अवशेष के रूप में बची हों। और अरावली का उदाहरण इस अवशिष्ट शब्द को बहुत बेहतरीन तरीके से समझाता है। वो कैसे? करोड़ों साल पहले अरावली दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं में से एक हुआ करती थी, शायद आज के हिमालय से भी ऊंची। सच में? हाँ, लेकिन समय के साथ बारिश, हवा और तापमान के थपेड़ों ने, जिन्हें हम बहिर्जनित बल कहते हैं, इन विशाल पहाड़ों को घिस घिस कर छोटा कर दिया। ओहो। तो आज जो अरावली हमें दिखाई देती है वो अपने मूल आकार का सिर्फ एक कंकाल मात्र है। ये इस बात का बहुत बड़ा प्रमाण है कि प्रकृति के सामने कोई भी संरचना स्थायी नहीं है और इस प्राचीन भूखंड की कठोरता का सीधा असर यहाँ बहने वाली नदियों के व्यवहार पर भी दिखाई देता है। बिल्कुल। प्रायद्वीपीय भारत की नदी घाटियां बहुत उथली हैं और उनकी प्रवणता यानी जो ढलान है वो बहुत कम है, क्योंकि यहाँ की चट्टानें इतनी सख्त हैं कि नदियां उन्हें गहराई तक काटकर वी आकार की घाटियां नहीं बना पाती। सही कहा, वे चौड़े और उथले रास्तों से बहती हैं। पूरब की ओर बहने वाली नदियां जैसे महानदी, गोदावरी और कृष्णा अपने मुहाने पर बड़े बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं। वहीं दूसरी तरफ पश्चिम की ओर बहने वाली नर्मदा और तापी जैसी नदियां रिफ्ट घाटियों में बहती हैं। और ये रिफ्ट घाटियों का निर्माण भी इसी खंड की कठोरता का ही एक परिणाम है। जब इतनी सख्त चट्टान पर विवर्तनिक दबाव पड़ता है तो वो मुड़ने के बजाय चटक जाती है और उसमें लंबी गहरी दरारें पड़ जाती हैं। हाँ, और इन्हीं दरारों को रिफ्ट घाटी कहा जाता है। नर्मदा और तापी नदियों ने अपनी घाटियां खुद नहीं खोदी हैं, बल्कि वे भूगर्भीय हलचलों से बनी इन गहरी दरारों के बीच से होकर बहती हैं। ये प्रायद्वीपीय भारत की एक बहुत ही विशिष्ट पहचान है। तो एक तरफ ये करोड़ों साल पुराना, शांत और स्थिर प्रायद्वीपीय खंड है जिसने समय के साथ अनगिनत बदलाव सहे हैं, और दूसरी तरफ है हमारा दूसरा मुख्य भूवैज्ञानिक खंड, यानी हिमालय और अन्य अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत। इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। बिल्कुल, एकदम विपरीत है। कठोर प्रायद्वीपीय खंड के बिल्कुल विपरीत हिमालय की भूवैज्ञानिक संरचना को तरुण, दुर्बल और लचीला बताया गया है। हाँ। अब एक पर्वत श्रृंखला के लिए दुर्बल या कमजोर शब्द का इस्तेमाल थोड़ा विरोधाभासी लग सकता है। बिल्कुल, क्योंकि हिमालय तो दुनिया के सबसे ऊंचे और विशाल पहाड़ है। ये विरोधाभास केवल सतह पर ही है। भूविज्ञान की भाषा में हिमालय को कमजोर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका निर्माण अभी पूरा नहीं हुआ है। अच्छा, वो अभी भी बन रहे हैं। हाँ। इसकी चट्टानें प्रायद्वीप के ग्रेनाइट की तरह पक्की और कठोर नहीं है, बल्कि वे तलछट या अवसाद से बनी है जो टेथिस सागर से ऊपर उठे थे। इन पर्वतों की उत्पत्ति पूरी तरह से विवर्तनिक हलचलों से हुई है और वे आज भी बहिर्जनित और अंतर्जनित बलों के कारण सक्रिय रूप से प्रभावित हो रहे हैं। भारतीय प्लेट आज भी यूरेशियन प्लेट को लगातार उत्तर की ओर धकेल रही है। तो इस निरंतर दबाव के कारण इन पहाड़ों की चट्टानों में वलन, भ्रंश और शेप पैदा होते हैं, जिसका अर्थ यह है कि चट्टानें मुड़ रही हैं, टूट रही हैं और एक दूसरे के ऊपर चढ़ रही हैं। यही कारण है कि हिमालय का पूरा क्षेत्र भूकंप और भूस्खलन के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है। मतलब ये एक सक्रिय निर्माण स्थल है जहां पृथ्वी की ढलाई का काम अभी भी जारी है। हिमालय के इस युवापन और अस्थिरता का सबसे स्पष्ट प्रमाण वहां से निकलने वाली नदियां हैं। हाँ, हिमालय नदियां प्रायद्वीपीय नदियों की तरह शांत और धीमी नहीं है, वो तो अपनी युवा अवस्था में है, जिनमें असीम ऊर्जा और भयंकर वेग है।
क्योंकि पहाड़ अभी भी ऊपर उठ रहे हैं, इसलिए नदियों की ढलान बहुत तेज है। बिल्कुल। ये तेज बहने वाली नदियां पहाड़ों की चट्टानों को आरी की तरह काटती हैं, जिससे गहरे गॉर्ज, वी आकार की गहरी घाटियां, तेज बहाव वाली शिप्रिकाएं और ऊंचे जलप्रपात बनते हैं। वे पहाड़ों को चीरती हुई अत्यधिक आक्रामकता के साथ नीचे मैदानों की तरफ उतरती हैं। और नदियों की इसी गतिविधि से जुड़ा एक और बेहद रोचक भूवैज्ञानिक पहलू है जिसका जिक्र दस्तावेजों में है। कौन सा पहलू? वो है हिमालय के तराई क्षेत्र में पाए जाने वाले पाताल तोड़ कुएं, जिन्हें अंग्रेजी में आर्टिसियन वेल्स कहा जाता है। पाताल तोड़ कुएं, ये नाम ही बहुत रहस्यमय लगता है। हाँ, तराई क्षेत्र वो जगह है जहाँ पहाड़ खत्म होते हैं और मैदान शुरू होते हैं। जब हिमालय की ढलानों से पानी नीचे उतरता है तो उसका एक बड़ा हिस्सा जमीन के नीचे रिस जाता है और वो दो अप्रवेश्य या जलरोधी चट्टानी परतों के बीच फंस जाता है। क्योंकि ये पानी ऊंचाई से आ रहा होता है, इसलिए ये जमीन के अंदर भारी दबाव में रहता है। अच्छा, तो जब इस तराई क्षेत्र में कोई कुआं खोदा जाता है, हाँ, जब वो उस दबाव वाले पानी की परत तक पहुंचता है तो बिना किसी पंप के विशुद्ध प्राकृतिक दबाव के कारण पानी एक फव्वारे की तरह जमीन फाड़ कर ऊपर आ जाता है। तक की चर्चा में हमने दक्षिण के कठोर प्रायद्वीपीय पठार और उत्तर के युवा उठते हुए हिमालय पर्वत को समझा, लेकिन इन दोनों के बीच में जो एक विशाल क्षेत्र स्थित है, वो भारत का तीसरा और बहुत ही महत्वपूर्ण भूवैज्ञानिक खंड है, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। हाँ, भूविज्ञान के नोट्स इस मैदानी इलाके को मूल रूप से एक भू अभिनति गर्त बताते हैं। इसका मतलब है पृथ्वी की पपड़ी में एक बहुत बड़ा और गहरा गड्ढा या खाई। तो ये सवाल उठता है कि इतनी बड़ी खाई आखिर बनी कैसे? इस विशाल गर्त का निर्माण भी उसी महाटकराव का ही एक हिस्सा था। जब भारतीय प्लेट की यूरेशियन प्लेट से टक्कर हो रही थी और थेथिस सागर के मलबे से हिमालय की विशाल श्रृंखलाएं ऊपर उठ रही थीं, तब उस भारी दबाव के कारण प्रायद्वीपीय पठार का जो उत्तरी किनारा था वो नीचे की तरफ धंस गया। तो एक तरफ हिमालय आकाश की ओर उठ रहा था और ठीक उसके दक्षिण में प्रायद्वीप का किनारा जमीन में नीचे बैठ रहा था। बिल्कुल। इस भारी विवर्तनिक उथल पुथल के कारण हिमालय और प्रायद्वीप के बीच एक बहुत ही विशाल और गहरी खाई का निर्माण हो गया। और प्राप्त जानकारी के अनुसार यह महत्वपूर्ण घटना हिमालय पर्वतमाला के निर्माण प्रक्रिया के तीसरे चरण में आज से लगभग 6 करोड़ 40 लाख वर्ष पहले घटित हुई थी। सही कहा। लेकिन अगर आज हम दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार या पंजाब के इलाकों को देखें तो वहां कोई खाई नजर नहीं आती। नहीं, बिल्कुल नहीं। वहां तो दूर दूर तक फैला हुआ एक बिल्कुल समतल मैदान है। इसका कारण यह है कि जब हिमालय पर्वत बन गए तो उन पर जमी बर्फ पिघलने और बारिश के कारण सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र और उनकी अनगिनत सहायक नदियां बहने लगीं। और इन वेगवती नदियों ने हिमालय के पहाड़ों को काटना शुरू किया। हाँ, और अपने साथ भारी मात्रा में गाद, रेत, मिट्टी और अवसाद नीचे उस खाई की ओर लाने लगी। केवल उत्तर से ही नहीं, बल्कि दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार से भी चंबल, बेतवा और सोन जैसी नदियां बहकर उत्तर की ओर जाने लगीं और अपना सारा अवसाद इसी गर्त में गिराने लगी। तो ये भराव की प्रक्रिया तो बहुत ही लंबी रही होगी। हाँ, ये भराव की प्रक्रिया बहुत ही लंबी थी। ये कोई 100 या 1000 साल की बात नहीं है, बल्कि करोड़ों सालों तक ये प्रक्रिया बिना रुके चलती रही। दोनों तरफ की नदियों ने उस विशाल गर्त को अपने लाए हुए जलोढ़ अवसादों से धीरे धीरे पूरी तरह पाट दिया। और आज जहां हमें उत्तर भारत के समतल मैदान दिखाई देते हैं, वहां जमीन के नीचे जलोढ़ मिट्टी की गहराई का आंकड़ा किसी को भी हैरान कर सकता है। बिल्कुल। अध्ययन के अनुसार इस मैदान में जलोढ़ मिट्टी की औसत गहराई 1000 से लेकर 2000 मीटर तक है। 1000 से 2000 मीटर, मतलब जमीन के नीचे 1 से 2 किलोमीटर गहरी सिर्फ गाद और मिट्टी की परत है। हाँ, जिसने उस प्राचीन खाई को ऊपर तक भर दिया है। 1 से 2 किलोमीटर गहरी मिट्टी की परत का होना कोई मामूली बात नहीं है। ये प्रकृति द्वारा करोड़ों वर्षों में जमा किया गया गाद का एक ऐसा खजाना है जिसने इस पूरे क्षेत्र का भूगोल ही नहीं बल्कि मानव इतिहास भी तय किया है। बिल्कुल सही। जब हम इन सभी खंडों की भूवैज्ञानिक संरचना के अंतर को देखते हैं तो ये स्पष्ट होता है कि इन प्रक्रियाओं का सीधा और गहरा प्रभाव हमारे वर्तमान धरातल और भूआकृति पर पड़ता है। निश्चित रूप से ये सारी चर्चा केवल निर्जीव पत्थरों, खिसकती टेक्टोनिक प्लेटों और ऊंचे पहाड़ों के बनने तक ही सीमित नहीं है। इसी भूवैज्ञानिक इतिहास ने हमारी मिट्टी की उर्वरता, हमारे कृषि के पैटर्न और अंततः हमारी पूरी सभ्यता की नींव रखी है। जो सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान आज भारत का सबसे उपजाऊ क्षेत्र माना जाता है, जहां देश की एक बहुत बड़ी आबादी बसती है और जो हमारी खाद्य सुरक्षा का आधार है, वो उसी गहरी खाई और उसमें हजारों मीटर तक भरी गई जलोढ़ मिट्टी का ही सीधा परिणाम है। बिल्कुल। दक्षिण का स्थिर पठार खनिज संपदा का भंडार है, तो हिमालय नदियों का चिरस्थायी स्रोत है। जो जमीन आज ऊपर से बिल्कुल शांत और स्थिर प्रतीत होती है, वो असल में करोड़ों सालों की भूवैज्ञानिक उथल पुथल का एक बहुत ही शानदार नतीजा है। पृथ्वी के 46 करोड़ साल पुराने इतिहास से लेकर आज के उपजाऊ मैदानों के निर्माण तक का ये विश्लेषण कई नई दृष्टियां देता है।